स्वागत कीजिए श्री अभिषेक जी का। धन्यवाद प्रियांशु जी। कैसे ये आपने एक ट्रेजेक्ट्री तय की, थोड़ा मुझे पहले बताएं। सोशल कनेक्ट हमारा बहुत कम हो जाता है टेक्निकल फील्ड में। आप प्राइवेट जॉब में हमेशा पैसे अच्छे कमा रहे होते हैं। हमने 500 से ज़्यादा केसेस हैंडल किए हैं। तो कोई खास इंस्पिरेशन रही, किसी का मार्गदर्शन रहा? लॉ एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इस फील्ड के जूनियर्स की बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि सीनियर्स उनको इनकरेज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई इल्लीगली कन्फाइन करता है, इल्लीगली अपने पास रख लेता है बिना कानून के द्वारा। मनेका गांधी क्या हुआ था कि उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था। आप सरकार कुछ भी कर सकती है। जब हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कितना आसान है ऐसा रिलीफ पाना? ये टफ भी है। जजेस खुद ही इतने ओवरवर्क्ड हैं, वो सुनवाई पे ही महीनों महीनों नहीं आ पाता है। देश में विधिक जानकारी और बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो सारे केसेस ज़्यादा टच करके जाते हैं। विक्टिम जो चिल्ड्रन थी, उसके रिलेटिव ही उसके साथ वो वायलेंस कर रहे थे। आजकल OTT का ज़माना है, कई सारे कोर्ट रूम ड्रामाज हम देखते हैं अपने आसपास। कोई आपको कोई पसंद हो? जो इंडियन सिस्टम है उसके हिसाब से बहुत ओरिजिनल जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आई थिंक हॉटस्टार पे है, वो बहुत ओरिजिनल है। न्यूली वेड कपल्स हैं, वो उनका जो मैरिज है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है किसी भी एस्पेक्ट से, और वो अंततोगत्वा एक क्राइम में परिणत हो रहा है। इसको थोड़ा सा कानून समझने का आवश्यकता होगी इसमें। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द फाइंडर न्यूज़। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि वो विशिष्ट बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है श्री अभिषेक जी, और उन्होंने न सिर्फ विधि को चुना, उसमें सफल भी हैं, बल्कि उनकी जो जड़ें हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। यानी कि उनकी जो मूल पढ़ाई है वो IIT BHU से है, और उसके बाद उन्होंने विधि के क्षेत्र को चुना, और न सिर्फ उस क्षेत्र को चुना बल्कि आज उसमें सफल भी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वागत कीजिए श्री अभिषेक जी का। सर, स्वागत है। धन्यवाद प्रियांशु जी। सर, सबसे पहले तो आपका जो डाइवर्स बैकग्राउंड है, ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, मतलब आर्ट का सब्जेक्ट है, लॉ आर्ट फैकल्टी है, और आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो IIT BHU से हैं आप। तो कैसे ये आपने एक ट्रेजेक्ट्री तय की पूरा अपना, थोड़ा मुझे पहले बताएं। प्रियांशु जी, मेरा जो टेक्निकल फील्ड है वो 2005-9 मैंने बीटेक किया था IIT BHU से। उसके बाद मैं थोड़े समय प्राइवेट जॉब में भी था। बट आप अगर टेक्निकल फील्ड को जो थोड़ा सा जानते हैं उसमें वो समझते हैं कि सोशल कनेक्ट हमारा बहुत कम हो जाता है टेक्निकल फील्ड में। आप प्राइवेट जॉब में हमेशा पैसे अच्छे कमा रहे होते हैं, बट सोशल कंट्रीब्यूशन या सोशल कनेक्ट जो आपके हैं वो हार्डली ही बहुत ही कम होते हैं। किसी की गलती नहीं है, बट वो ऐसा, जॉब का नेचर ही ऐसा है। तो वो एक हमेशा से रिग्रेट था। तो वो उसको लेके फिर हमने एक फील्ड चुनना था कि किस फील्ड में ऐसा हो सके कि हमारा सोशल कनेक्शन भी रहे और हम अपना अच्छे से इस चीज़ पे दे भी पाएँ जो भी हमारा नॉलेज है। तो फिर LLB चुना गया, और उसके बाद हमने LLB फिनिश करके दिल्ली विश्वविद्यालय से हमने LLB करी, और वहाँ से फिर हम दिल्ली उच्च न्यायालय में 2017 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हो गया है आज तक हमने 500 से ज़्यादा केसेस हैंडल किए हैं, जो काफ़ी सफलतापूर्वक हम हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक हमारा चेंज ऑफ जर्नी है, जो कि काफ़ी आपने भी इंट्रोडक्शन में अच्छे से बोला कि काफ़ी यूनिक है। कुछ ही लोग हैं जो इस चेंज ऑफ जर्नी में आते हैं। इसका आंसर एक ये भी है कि कारण ये है कि इस फील्ड, लॉ जो फील्ड है, स्पेशली प्रैक्टिस, उस पे इनिशियली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, और टेक्निकल फील्ड में आपकी सर्टेनिटी बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी ऑफ मनी, सर्टेनिटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाते हैं आपके पास। तो कुछ ही लोग ये जर्नी लेते हैं। तो बट इस इनसर्टेनिटीज़ को पार करके आज हम एक डिसेंट मुकाम पर हैं। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि ये एक रेयर कॉम्बो है, मतलब टेक्निकल विद नॉन टेक्निकल दोनों। तो कोई खास इंस्पिरेशन रही, किसी का मार्गदर्शन रहा? मेरे मार्गदर्शन के लिए तो हमारे जो पहले सीनियर हैं जी, वो, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। इसका थोड़ा सा लंबा आंसर हम देंगे जी आपको। बताएं।
आंसर ये है कि जो अनसर्टिनिटीज़ की बात कर रहा था मैं पहले फील्ड में, उसके दो अनसर्टिनिटीज़ है। एक तो कौन सा फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को कौन सी फील्ड चुने। लॉ एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लॉ एक वर्ड है, बट उसके अंदर सिविल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, क्रिमिनल लॉ, रिट जुरिस्डिक्शन, कमर्शियल कोर्ट्स, ये सारा कुछ आता है। तो उसमें किसको चुने। दूसरा, आपका सही अच्छा सीनियर जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक देखना है। फर्स्ट स्टेप लेके जब आपके पास कोई अपनी समस्या लेके आएगा, उसकी समस्या को अच्छे से समझना और उसकी समस्या का हल निकालना, दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। समस्या आप एक बार समझ भी गए, लेकिन उसका सही हल क्या है, वो एक कला है, वो आपको समझनी होती है। ये सारा मार्गदर्शन मेरे सीनियर सागर सक्सेना जी ने हमें दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया। और एक और छोटा सा, क्योंकि सवाल का आंसर ज़रूरी है, उन्होंने हमें इनकरेज भी किया कि आप अपनी तरफ से, क्योंकि इस फील्ड के जूनियर्स की बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि सीनियर्स उनको इनकरेज नहीं करते हैं टू परस्यू देयर ओन और अपने से काम करने में। तो वो सब हमें उनके द्वारा मिला, और आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं, उनकी हेल्प से हैं। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि 500 प्लस केसेस अब आप हैंडल कर चुके हैं, तो पहला केस हमेशा यादगार रहता है, तो उसकी अगर कोई आप खास जो आपकी याद हो वो हमसे साझा करना चाहें। पहला केस जो पहले सबसे पहला केस जो इम्पोर्टेंट केस अगर आप बोलेंगे जो जहन में आ रहा है, तो वो एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड था, जो कि किसी छात्र का था और वो छात्र लेट पहुंचा था एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, तो वो उनको एंट्री नहीं मिल पाई थी। उसके स्पेसिफिक कारण थे जिस कारण से वो नहीं पहुंच पाया था, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट जाके हम लोगों ने उसको रिलीफ दिलाया और उसका एग्ज़ाम हुआ था। विशेष रूप से जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो आप रिट पिटीशंस में डील करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि रिट पिटीशंस ये क्या चीज़ है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं पहले। तो रिट पिटीशन बेसिकली 5 रिट पिटीशन हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो एक हैबियस कॉर्पस वर्ड यूज़ किया है, जिसका मतलब है कि ब्रिंग मी द बॉडी। तो अगर आपको कोई इल्लीगली कन्फाइन करता है, इल्लीगली अपने पास रख लेता है बिना कानून के द्वारा, देन आप कोर्ट जा सकते हैं कि वो जो भी उसके वेल विशर्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे बेटे को, बेटी को, माता को, पिता को इल्लीगली कन्फाइन कर रखा है और उनको यहाँ पे कोर्ट पे बुलाया जाए। तो कोर्ट फिर पुलिस को आदेश देती है कि आप इनको ट्रेस करिए और लेके आइए। बट इसका थोड़ा सा एक और पहलू है कि लोग अब इस हैबियस कॉर्पस को अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में यूज़ करने लगे हैं, अपने बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड बैटल में। अब वो कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मेरी वाइफ या हस्बैंड के पास इल्लीगली रह रहा है, ये वाइफ या हस्बैंड ज़बरदस्ती लेके गया है। तो उसमें कोर्ट्स ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, कई बार कॉस्ट भी लगाई है। तो ये एक प्रकार का रिट है। दूसरा प्रकार का होता है मैंडेमस, जब आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को बोलते हैं कि डायरेक्शन बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपसे काम करा लिया, आपका पैसा नहीं दे रहे, तो आप रिट कोर्ट जाएंगे कि सर मेरा काम भी हो गया है, अब ये पैसे नहीं दे रहे हैं या डिले कर रहे हैं, तो ये आप डायरेक्शन देते हैं। दूसरा है कि आप किसी पोर्टल को या किसी भी चीज़ को आपको ओपन कराना है, जो कानून के तौर पे आपका अधिकार है कि वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। अब गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप के पास आपने अर्जी दी, उन्होंने नहीं माना, अब आपके पास ऑप्शन है, आप एक मैंडेमस की प्रेयर करेंगे कोर्ट को, अपने कंसर्न हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट उसमें 226 के अंदर उनको डायरेक्शन दे सकता है, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी है, अगर आपका केस बनता है कि आप इनको जो भी इनका ड्यू है उनको दीजिए। तीसरी होती है सर्चुररी, कि अगर आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कुछ गलत ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर को आपको ख़त्म कराना है, क्वैश ही कराना है, आपके हिसाब से कानून के विरुद्ध है, विरुद्ध है और कानून के विपरीत है ये ऑर्डर, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट या कंसर्न या फिर सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल
226 इज हाई कोर्ट की पावर और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की पावर है। दोनों फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आप इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ज़्यादातर केसेस में अगर उसमें ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव नहीं है तो कहते हैं कि पहले आप हाई कोर्ट पे एक बार जाके आइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर हम देखेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे। तो आपको जनरली हाई कोर्ट में जाके एक दरख्वास्त लगानी होती है कि ये ऑर्डर को क्वैश किया जाए जो कि कानून के विरुद्ध है। तो ये इस प्रकार के ब्रॉड इस तरह की रिट पिटीशंस, ब्रॉडली इस तरह की रिट पिटीशंस फाइल। जी सर, जैसा कि आपने रिट पिटीशंस के टाइप्स को भी हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, मैं समझना चाहूँगा कि आप मतलब किस तरीके के रिट पिटीशंस में सबसे ज़्यादा अभी तक मतलब अपने करियर में डील कर पाए अभी तक? तो हमने इसमें तीनों प्रकार के रिट पिटीशन जो आपको बताई थी, ये तीनों ही करी हैं। हैबियस कॉर्पस हमारे पास किसी को इलीगली पुलिस ने पकड़ लिया था विदाउट द वारंट, विदाउट एनी एफआईआर, तो इन दैट केस हमने हैबियस कॉर्पस लगाई थी और हमें रिलीफ भी मिला था। दूसरा हमें मैंडेमस, तो हम जैसे हमारे बहुत बार हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं, एक संस्था है जो कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की संस्था है जो एजुकेशन सेक्टर्स को देखती है, जैसे कि AICTE है, NCTE है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये सारे जो हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो ये कांस्टेंट तौर पे कुछ ना कुछ पब्लिक नोटिस जारी करती हैं। पब्लिक नोटिस में ये जारी करती हैं कि आप सारे संस्थान जो कि एजुकेशन सेक्टर या फार्मेसी सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर रहे हैं वो इस चीज़ को पालन करें, या इन संस्थान ने ये पालन नहीं किया है तो इनको क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो वो हम कानून के पहलू पे कोर्ट के सामने लेके जाते हैं कि ये जो जिन्होंने आदेश दिया है ये कानून के अंदर नहीं आता है, ये इनकी पावर के बाहर है, या और भी अदर ग्राउंड जो भी बनते हैं, या हमारे कॉलेज के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लग गया है, अब क्लोज़ करने में हमें बहुत लॉस होगा, ये सारे ग्राउंड ले जाके हम हाई कोर्ट लेके जाते हैं। तो ये हमारा मेजर वर्क है कि हम जो एजुकेशनल संस्थान हैं उनका केस हाई कोर्ट्स में लेके जाते हैं, कोर्ट्स के सामने अपनी बात रखते हैं। बहुत बार हमें रिलीफ मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। जी सर, जैसा कि आपने बताया रिट पिटीशंस का संबंध भारत में मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स से है, तो आमतौर पर किन मूल अधिकारों का हनन होते हुए जनरली आप लोग देखते हैं अपने बहस के दौरान या अपने केस के दौरान? तो सबसे मेजर बड़ा चंक ऑफ जो है वो आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है। आर्टिकल 19 होता है फ्रीडम रिलेटेड आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये सारा है। तो ये सबसे बड़ा है। उसके अलावा भी है, उसके अलावा होता है आपका आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। आर्टिकल 14 जो है उसमें है कि आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, किसी और को सेम ग्राउंड पे कुछ आदेश मिल गया है और आपको वो आदेश नहीं दिया जा रहा है, वो सरकार आपके साथ पक्षपात कर रही है या एग्जीक्यूटिव आपके साथ पक्षपात कर रहा है, तो आप आर्टिकल 14 उठाते हैं कोर्ट में। तो उसके बाद ये कोर्ट आपको, अगर आर्टिकल 14 का वायलेशन है तो कोर्ट इसको बहुत स्ट्रिक्टली लेती है, एंड उसके आपका अगर सेम ग्राउंड आप दिखा पाते हैं, और दो चीज़ें होती हैं, सेम ग्राउंड होना चाहिए और सिचुएशन सिमिलर होनी चाहिए दोनों लोगों की, जो भी केस दिखा रहे हैं आप, तो आपको कोर्ट्स आपके फेवर में आदेश देते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा वायलेशन होता है वो आर्टिकल 21 का होता है, तो फ्रीडम ऑफ लाइफ है वो। तो फ्रीडम ऑफ लाइफ को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वास्ट किया है। उसमें सारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्लूड आपका राइट टू लाइफ में इंक्लूड राइट टू फ्रेश एयर, राइट ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, ऑल थिंग्स राइट टू लाइफ के अंदर किया है, इंक्लूडिंग जो रिसेंट जजमेंट ऑफ पुट्टास्वामी वेयर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रिवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये मेजर 3 सबसे बड़े वायलेशंस होते हैं। उसके अलावा वायलेशंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन,
वो सब भी होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़े 3 पहलू जिसको आर्टिकल 14, 19 और 21, ये तीनों सबसे ज़्यादा वायलेट। अब हमने रेड पिटीशन के बारे में समझ लिया है और रेड पिटीशन कितने प्रकार के हैं वो भी आपने बता दिया। किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है देश में आमतौर पर दिखता है होता हुआ, वो भी आपने बता दिया। ऐसे कोई केसेस आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो रेड पिटीशन से संबंधित हैं और उनमें मतलब एक व्यापक दिशा निर्देश कोर्ट द्वारा दिया गया और वो ना सिर्फ बल्कि उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी, मतलब कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ हो इन केसेस के संदर्भ में? इससे कई केस हैं, बट जो सबसे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है वो मेनका गांधी है। मेनका गांधी में क्या हुआ था कि उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया था। तो पासपोर्ट सीजर, तो उसके पहले कानून क्या था कि अगर आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर जो भी लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है तो उसके अंदर आप सरकार कुछ भी कर सकती है, तो वो फिर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं काउंट होगा। बट मेनका गांधी कोर्ट जजमेंट में कोर्ट ने उनका पासपोर्ट वापस भी कराया और उसमें ये बोला गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इटसेल्फ हैज़ टू बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो आपका अगर प्रोसीजर ही फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, रीजनेबल नहीं लग रहा है, तो वो भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, वो भी हटाया जा सकता है। और दूसरा जजमेंट जो आपको मैंने अभी पहले भी बताया, ये पुट्टास्वामी जजमेंट एक व्यापक जजमेंट है। आप ये सोचिए, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बोल दिया है। तो राइट टू प्राइवेसी, जब फंडामेंटल राइट किसी चीज़ को जब कोर्ट फंडामेंटल राइट कह देते हैं, तो फंडामेंटल राइट का मतलब ये हो गया कि अब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू नहीं करना है अपने केस को, आप सीधे एक रिट पिटीशन के द्वारा हाई कोर्ट या किसी केस में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और उनसे रिलीफ मांग सकते हैं कि हमारी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। बट उसके भी थोड़ा सा लूपहोल उसमें ये है कि प्राइवेसी कहाँ तक जाएगा, वो एक ट्रायल का मुद्दा है। जैसे हस्बैंड वाइफ के विषय में प्राइवेसी को कहाँ तक ला सकते हैं, कैसे नहीं ला सकते, वो थोड़ा सा हर केस टू केस एक डिपेंडेंट रहता है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपने इसको हाईलाइट किया कि कैसे मेनका गांधी केस कितना इम्पॉर्टेंट है और दूसरा राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में आपने बताया। आम आदमी, जब हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, रिट पिटीशंस की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कितना आसान है ऐसा रिलीफ पाना? ये इसका थोड़ा सा लंबा जवाब होगा। जैसे मेरी प्रैक्टिस दिल्ली हाई कोर्ट है, तो दिल्ली में ये थोड़ा हाई कोर्ट डिपेंडेंट हो रहा है। कारण उसका ये है कि दिल्ली में छोटा सा राज्य है, अभी फुल राज्य भी नहीं है, तो इसमें आपको हाई कोर्ट जाना आसान है। बट जैसे अगर कोई नोएडा का रहने वाला है, उसके लिए हाई कोर्ट पड़ता है इलाहाबाद, उसको वहाँ जाना और एक अपने लिए सही वकील चुनना एक चैलेंज है, जो कि बहुत सारे और हाई कोर्ट्स में है। मैं यूपी का जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दूसरा, जैसे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आप सब कुछ सही तरीके से फाइल करते हैं तो केस आपका अगले दिन सुनवाई पे भी आ जाता है। बट ये सारे हाई कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। कुछ हाई कोर्ट्स में जजेस की दिक्कत नहीं, जजेस खुद ही इतने ओवरवर्क्ड हैं, लेकिन उस ओवरवर्क्ड एंड डिपेंडेंसी के कारण वो सुनवाई पे ही महीनों नहीं आ पाता है। तो शायद उसका परिणाम ये होता है कि लोग फिर एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी से हटके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा करिए कि हम आपसे ही बात कर लेते हैं, रेदर देन कि हम जुडिशरी या कोर्ट्स के दरवाजे से खटखटाएं। सो ये हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट डिपेंडेंट है, मेरा ऐसा मानना है। और जिन हाई कोर्ट में जी, एक तो जो दिल्ली जैसा हाई कोर्ट जो बहुत छोटे जगह का है, तो कोई भी किसी को भी चैलेंज नहीं है अपनी सेटिस्फैक्शन का वकील चुनने का, और दूसरा कि हाई कोर्ट पहुंचने का और खुद अपनी प्रोसीडिंग देखने का। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आपका केस लगा है और आपका हाई कोर्ट आप पहुंच के खुद भी देख नहीं पाए, तो आपको हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रह जाता है कि पता नहीं, ऑर्डर वो आपके हो सकता है कानून के हिसाब से सब कुछ सही भी हो, लेकिन आपको एक डिससेटिस्फैक्शन ये रह जाता है कि आप पता नहीं वकील साहब ने सही से
पेश किया, नहीं किया, कैसे किया। तो वो सारे रीज़न की वजह से फिर लोग एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करते हैं कि कैसे करके इसको किया जाए। तो अगर आप दिल्ली में अगर आप ये पूछ रहे हैं तो दिल्ली में बहुत इजी है, बट कुछ राज्यों में ये टफ भी है। लेकिन इसका दूसरा आंसर ये है कि कुछ केसेस में आपके पास अगर टफ भी है तो कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप कोर्ट तभी जाते हैं बहुत रिट पिटिशंस में जब आप एग्जीक्यूटिव आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो जब आप हमेशा एग्जीक्यूटिव को के आदेश को कुछ चैलेंज करने, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के कुछ रूल को आप चैलेंज करने जाते हैं रिट पिटिशन में, तो आप तभी जा रहे हैं जब आपके फेवर में नहीं है या आपके साथ कुछ बायसनेस हो रही है। तो वो डिले हो सकता है हो, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा माध्यम कोर्ट ही जाना है। वो लॉन्ग लास्टिंग है, और एक बार आपने कोर्ट से कुछ आदेश पा लिया तो उसके बाद आपको फिर दोबारा से कुछ किसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। जी सर, जब हम बात कर रहे हैं रिट पिटिशंस की और उसमें मूल अधिकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देश की जनता में किस प्रकार की मतलब आप जागरूकता महसूस करते हैं केसेस के दौरान मूल अधिकारों के बारे में जो संविधान में निहित है? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल मानना है कि देश में विधिक जानकारी और बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ही कम लोग हैं जो इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि जब सही विधिक जानकारी होती है तो आप सही समय पे सही चीज़ ले जाके कोर्ट में पहुंच जाते हैं और अपने वकील साहब को भी आप सही बात उनको कन्वे कर पाते हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ कई बार आप जो आदेश पास ही नहीं हो सकता, आपके अंदर ये विचार होता है कि हम कोर्ट से ये आदेश लेके आ जाएंगे, तो वो चीज़ भी आपकी सही हो जाती है। और सब इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा इसका मुद्दा ये है कि बहुत लोग हमारे पास जो आते हैं वो हेल्पलेस अपने को बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या पुलिस ने ऐसे कर दिया तो अब हम कैसे कर सकते हैं, अब पुलिस ही अगेंस्ट हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। या एक एग्जांपल के तौर पे किसी एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऑर्डर दे दिया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसा रहा है कि एग्जीक्यूटिव को बहुत ऊपर माना गया है बहुत समय से। शायद वो आज़ादी का अभी तक चला जा रहा है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव ने कुछ कर दिया है तो वो फिर सर्वोसर्वा है, वो कुछ फिनिश नहीं होगा। तो वो भावना, जो विधिक जानकारी है, वो आपकी वो भावना को भी बहुत ज़्यादा हद तक कर्ब करेगी कि एग्जीक्यूटिव के आदेश को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो कानून के अंदर नहीं है। और ये जब आप विधि जानकारी रखते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये आपके मन में आती है कि कानून सबके ऊपर है। कोई भी जज को साहब को भी कानून के अंतर्गत ही आदेश करना है, डीएम साहब को भी कानून के अंतर्गत ही काम करना है। अगर नहीं है तो फिर आप कोर्ट जाइए और आदेश लीजिए। थोड़ा समय लगता है, जो कि एक चैलेंज है हमारे जुडिशरी का ड्यू टू पेंडेंसी एंड मैनी थिंग्स। तो वो एक चैलेंज आपको फेस करना। जी सर, आपने कहा कि ज़रूरत है जागरूकता को बढ़ाने की। क्या आप कोई ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में बता सकते हैं जिससे आम लोग जुड़ जाएं और उनको समय-समय पर विधिक जानकारियाँ उपलब्ध होती रहें उनके बारे में? मतलब आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, कई तरीके के फ़ॉल्स क्लेम्स भी फ्लोट होते रहते हैं। तो कोई अगर आप मतलब पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स या पर्टिकुलर कोई प्लेटफ़ॉर्म्स आप हाइलाइट करना चाहें, जिससे लीगल मतलब अंडरस्टैंडिंग लोगों का अच्छा डेवलप हो पाए? तो जो फॉल्स वाला है वो एक बिग चैलेंज है, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन आजकल वैसे कानूनी तौर पे जो एडवोकेट है उसको एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है, बट उसको वो लीविंग दैट असाइड, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो रेगुलर लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी यूट्यूब पे और अदर माध्यम से देते रहते हैं। उसको आप परस्यू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो एक सरकारी, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उनके रेगुलर सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं जहाँ पे वो बेसिक विधिक जानकारी देते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट कुछ क्राइम हो जाए तो आप एफआईआर कहाँ जाएंगे, किसके साथ, अगर वो थाने में, पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप क्या करेंगे,
अगर एफआईआर वहाँ भी नहीं होता है तो आप कोर्ट में क्या करेंगे, ये सारी बेसिक जानकारियाँ, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाए तो आप कैसे करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, तो ये बेसिक जानकारियाँ ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी सेमिनार्स कंडक्ट कराती हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में कंडक्ट कराते हैं, कुछ कहीं पे गरीब एरिया में कराते हैं, तो वो आप परस्यू कर सकते हैं। और अगर जैसे आपने बोला ही कि अगर सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको जानकारी देते हैं, बेसिक होती है कोर्स, वो बेसिक ही जानकारी दे पाएंगे, बाकी आपके केस पे डिपेंडेंट होता है। जी सर। जब हम बात कर रहे हैं आम आदमी के अधिकारों के संरक्षण के बारे में, और विशेष रूप से आप डील करते हैं रिट पिटीशंस में, अगर मैं मतलब बात करूं, तो कोई ऐसा आप मामला हमारे साथ साझा कर सकते हैं जिसमें जो एक तो आप भूल ना पाए हों और जिसने एक गहरी छाप छोड़ दी हो आपके मतलब मानसिक पटल पर, कि ये एक ऐसा मामला है जो मतलब मुझे छू गया और इसमें कोई चेंज आया हो, जो विक्टिम है उसकी लाइफ में कोई चेंज आया हो, कोई पॉजिटिव चेंज? ऐसे ये रिट में कम मिलते हैं आपको, ये क्रिमिनल साइड आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जो मैट्रिमोनियल केसेस जो लोग बहुत डील करते हैं उनके रेगुलर होते हैं। तो हमारे ऑफिस में हम लोग मैट्रिमोनियल केसेस और क्रिमिनल भी करते हैं। तो मैट्रिमोनियल में हर केस आपको थोड़ा सा टच करके जाता है, लेकिन कुछ केस हैं जो अब बेसिक जानकारी हम आपको ज़्यादा क्योंकि नहीं दे पाएंगे, बट ऐसा केस जो आपको, जिसमें चिल्ड्रन के को सेक्सुअल वायलेंस हो, वो सारे केसेस किसी को भी, हम एट द एंड ह्यूमन है, और वो सारे केसेस आपको बहुत ज़्यादा टच करके जाते हैं वो आपको। और हमारे केस में वो विक्टिम जो चिल्ड्रन थी उसके रिलेटिव ही उसके साथ वो वायलेंस कर रहे थे। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत सोचने पे मजबूर करती हैं समाज के बारे में, और बहुत ज़्यादा सालों तक, मैं तो महीनों भी नहीं सालों तक आप भूल नहीं पाते हैं कि ऐसा चीज़ें हो रही हैं। और ये चीज़ें ऐसा है कि अगर आप क्रिमिनल साइड हैं तो आपको रोज रेगुलर लेवल पे, रोज़ाना लेवल पे आपको दिखेंगी। तो वो केस की जानकारी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो समझ लीजिए कि वो केस में मामा ही अपनी भांजी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस में थे, फिर हाई कोर्ट ने उनको आजीवन सज़ा सुनाई थी। तो वो एक केस है जो हमेशा रहता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। ऐसे केस में हमारे एक मित्र पे फॉल्स एलिगेशन में एफआईआर हुई, बहुत दूर दूर वो उनके स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से उनका पूरा परिवार सफ़र किया, जेल जाने की नौबत आई। वो सब हम हाई कोर्ट जाके रिलीफ लिया, फिर क्वैश हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ फिनिश हुआ। तो वो सारे केस हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि लॉ और कानून और जो प्रैक्टिकलिटी है उसके बीच का कुछ डिफरेंस भी दिखता है कई बार, कि कानून बन गया है बट उसको यूज़ कुछ लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, और कुछ उसका कुछ तोड़, शायद बहुत थोड़ा ही तोड़ है। तो ये मेरा है। जी सर। जैसा कि हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप अब लॉ परस्यू कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे अभी जुडिशरी को अफेक्ट किया है, इसके बारे में अगर आपके कोई अनुभव हों, कोई पॉजिटिव आउटकम्स हों इसके, तो वो मुझे बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड को बहुत ओपन बनाती है। तो एक, ये सच हो या ना हो, बट एक जुडिशरी या कोर्ट्स रूम के बारे में एक धारणा है कि कोर्ट्स रूम बहुत क्लोज्ड है। क्लोज्ड, कितने ही क्लाइंट्स आते हैं कि हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है कोर्ट में, हमारे केस में क्या हो रहा है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला बहुत सारे। तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो क्या वो वकीलों से संवाद करते नहीं क्लाइंट्स, मतलब क्या वकील प्रॉपर बताता नहीं कि क्या क्या प्रोग्रेस है, काइंड ऑफ, मतलब तब सर इसका, जैसे क्लाइंट ही को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उसके केस का क्या प्रोग्रेस है, तो फिर मतलब इसके दो पहलू हैं सर। कई बार क्लाइंट भी इंफॉर्मेशन अपने केस को फाइल करने के बाद भूल जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो आपने कहा कि कई बार वकील साहब भी
सही से इंफॉर्मेशन या करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये दोनों, बट इसका एक बहुत अच्छा चेंज जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो एक टेक्नोलॉजी इस सारे इशू को फिल कर देती है ना। अब जैसे हमारे दिल्ली में सारे कोर्ट्स हाइब्रिड हैं और सुप्रीम कोर्ट हाइब्रिड है कि आप फिजिकली वकील साहब जा सकते हैं और क्लाइंट एक लिंक मिलता है जिसके द्वारा आप अपने केस से जुड़ भी सकते हैं। आपका जब केस शुरू होगा तो आप सुन भी सकते हैं आपके केस में क्या हुआ। तो ये विवाद की वकील साहब ने नहीं बताया या क्लाइंट ने पूछा ही नहीं, जानकारी नहीं ली, ये विवाद का अब मीनिंग नहीं ख़त्म हो जाता है। प्लस क्लाइंट को भले ही हो सकता है कि इंडियन सिस्टम ऐसा है कि कुछ साल तो हर केस में लग जाते हैं आपको, क्योंकि एक एवरेज हमारे हाई कोर्ट में 100 से ज़्यादा केस हर जज के सामने हैं प्रतिदिन, जो कि वो 4:30 बजे तक कोर्ट होल्ड करते हैं, फिर अगली और इस दिन के या ऑर्डर साइन करते हैं, फिर अगले दिन की वो सारी फाइलें पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उन पे। तो और इस सब की वजह से वो अगर चाह के भी आपको बहुत छोटी तारीख नहीं दे पाएंगे। तो वो सब करते करते आपके केस में समय लग जाता है। तो वो उस समय, एक जो लंबा समय लगता है, वो भी एक, अगर आप तब के बीच में कोई जानकारी नहीं है कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, तो वो भी एक डाउट आपके बीच में डाल देता है कि क्यों लग रहा है इतना समय, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो वो सारा टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली फिल कर रहा है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि एक बहुत बड़ा मतलब पेपर यूज़ की चीज़ थी जो कोर्ट्स में पेपर फाइल करना। जैसे आप नॉर्मली हम हाई कोर्ट जाते हैं तो एक केस अप्रॉक्सीमेटली एवरेज में 150 से 200 पेज के आसपास बनता है। फिर अगर आपने सारे जो जिनको भी अगेंस्ट आपने केस डाला है, 5 मान लीजिए, जज साहब 2 और ऐसे, तो ये सब मिला के 8 कॉपी आपकी 7-8 कॉपी बन जाती है। तो एक केस आपका तकरीबन आपका 1200 से 1500 पेजेस के आसपास का बन जा रहा है। लेकिन अब हमारे हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग कर दिया है कोविड के बाद से। तो आपका बहुत, आप ई फाइल करते हैं कोर्ट रूम, आपको वहाँ जाके लाइन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट रूम में, और फिर आप यहीं से ई पोर्टल है उसमें फ़ाइल कीजिए, सबको इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कीजिए। तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है ये, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसा कि आपने आईटी के मतलब इन्फ्लुएंस को, इफ़ेक्ट को आपने हाईलाइट किया अपने जवाब में, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वैसे तो आपका अनुभव विशेषकर दिल्ली का ही है, लेकिन क्या सिर्फ ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर या सिर्फ महानगरों तक सीमित है आईटी का जो रोल है, या फिर हमें लोअर जुडिशियरी और फार फ्लंग एरियाज़ में भी इसका अनुभव लोगों को मिल रहा है? तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें बोला गया कि सारे हाई कोर्ट हाइब्रिड होंगे। तो सारे हाई कोर्ट्स हाइब्रिड हो गए हैं। लेकिन ये मेरा मानना है, दिल्ली में लोअर जुडिशरी भी हाइब्रिड पे है। तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि ज़्यादातर केस आपके हाई लोअर जुडिशरी में भी हैं। तो अगर बाकी हाई कोर्ट भी इससे क्लू लेके अगर ये ऑर्डर करते हैं कि सारे लोअर जुडिशरी भी हाइब्रिड जाएंगे, तो एक बहुत व्यापक इम्पैक्ट आने वाला है। जो एक मिसट्रस्ट है, जो माने या ना माने, एक जनता और कोर्ट्स के बीच में कई बार, एक बहुत बार अच्छा अनुभव भी होता है, बट कई बार लोगों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो फिल करने में बहुत अच्छा योगदान करेगा। दूसरा चीज़ एक बहुत अच्छी इससे ये होती है कि अगर वकील साहब के कई जगह मैटर हैं, कई जगह केसेस हैं, तो वकील ऐसा किसी केस में गैर हाजिरी नहीं होगी, वकील साहब उसमें प्रेजेंट होके कुछ अपनी बात रख पाएंगे। और दूसरा जो इन्वायरमेंट की बात करी, तो वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेवल पे, तकरीबन इस समय 4 करोड़ केस लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स का आदेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरे समझ से ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करते हैं तो ये बहुत व्यापक होगा। और आपका सवाल का आंसर कि ये अभी तक जो कुछ ही राज्य हैं जिनमें है, तो दिल्ली एक राज्य है और कुछ और राज्य हैं। यूपी में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, ऐसे ही एक है तेलंगाना में ये आ चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो ये ऐसे राज्य टू राज्य है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो
आईटी का रोल आपने बताया, हाईलाइट किया, उससे कुछ उसमें स्थिरता आई है, कुछ उसमें पारदर्शिता आई है। आपने अपने जवाबों में बात की जजेस के ओवरबर्डन की और जुडिशरी पे भी ओवरबर्डन की। तो इन दोनों एस्पेक्ट का आप क्या सॉल्यूशन देखते हैं? एज एन आईटी बैकग्राउंड भी है आपका, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इस पैराडॉक्स को? ओवरबर्डन सॉल्व करने का सर बहुत सारी कमेटी बन चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सुझाव दिए हैं इस पे। लेकिन जो मेरा इतने सालों के अनुभव है, जो मेरी समझ है, ये ओवरबर्डन ज़्यादा आता है लोअर जुडिशरी की वजह से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हैं। बहुत सारे केस पहली तारीख पे भी जो नहीं बनते हैं वो खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली आपको एवरेज में बहुत 60-70% से ज़्यादा ही केसेस पहली तारीख पे भी वो एडमिट नहीं करते। तो इसका बट लोअर जुडिशरी में आप जब जाते हैं उसके दो पहलू हैं, क्योंकि एक तो आपका केस, अगर आप लोअर जुडिशरी ऐसा माना जाता है कि आपका केस सुनेगी, पहली बात उसके वो कोई भी गया है, जो भी गरीब से गरीब या कोई भी आदमी, उसका लोअर जुडिशरी को सुनना उनकी जिम्मेदारी है। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे आपको एग्जांपल देगी, कुछ केस सिविल में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक आया था हमारे पास, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी, जो भी कानून जानते हैं उसमें एक होता है कि ये केस बनता ही नहीं है, तो वो एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारी अलाउ होते होते 3 साल से ज़्यादा लग गए उस केस में। तो अगर ये चीज़ हमें लाने के और 3 साल तक हमारे क्लाइंट को कोशिश करने के से पहले अगर ये जज साहब अगर देख पाएँ ये समय हो, तो शायद बहुत सारी चीज़ें इससे हट सकती हैं। दूसरा, एक बहुत जजेस ने माध्यम भी निकाला है कि मीडिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस भेजने का कोशिश, वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। तीसरा, जो मुझे ऐसा मेरा मानना है पर्सनल, कि बहुत सारी इनफेक्टिव डेट्स जाती हैं जहाँ पे कुछ नहीं हो, मतलब सिर्फ डेट लगती है, हाजिरी लगती है और आगे चला जाता है। जैसे कि दिल्ली की बात नहीं कर रहे, बट दूसरे राज्य में किसी जज के पास 500, लोअर जुडिशरी में 500 फाइलें लग गई हैं एक दिन में। अब वो एट बेस्ट 40-50 देखेंगे और बाकी सब में सिर्फ तारीख लगेगी। तो वो उन पे या तो कोई एक पक्ष जिसको तारीख पसंद आ रही है कि एक पक्ष को सिर्फ डेट ही चाहिए, इसकी वजह से लग रही है, या किसी की नज़र नहीं जा रही है, कम से कम ये केसेस जल्दी डिस्पोज करके एक ओल्ड मैटर्स को अगर हम फिनिश कर लेते हैं तो फिर एक अच्छा माध्यम बनता है। सर, एक अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि विधि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी-कभी नैतिकता का बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। आप अपनी प्रैक्टिस में या अपने अनुभव में इन जनरल मोरालिटी और लीगैलिटी में बैलेंस कैसे देखते हैं और किस हद तक देखते हैं? मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर मैं बात करूँ। प्रियांशु जी, इसका जवाब ऐसे है कि एडवोकेट का जो जॉब है, आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, जो मेरी समझ है इसकी, हमें अपना जॉब समझना, एडवोकेट का जो काम है वो समझने की ज़रूरत है। एडवोकेट का काम है जो उसके सामने अपनी चीज़ लेके आया है, अपना दुख दर्द जो भी लेके आया है, उसको कोर्ट तक अच्छे से पहुंचाना। वो शायद हो सकता है वो अपनी वो कोर्ट तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, तभी आप एडवोकेट के पास आया है। उसके बाद ये कोर्ट जज साहब का काम है आपके सारी नैतिकता के साथ सही बात रखनी है और अच्छे से रखनी है। उसके बाद ये कोर्ट्स का वर्क है, जजेस का काम है कि जो दोनों पक्षों को सुन के जो भी सज़ा दे या जो भी ना दे, उसको वो जज साहब का पूरा डिस्क्रिशन है और हर किसी को वो मानना जिम्मेदारी है। वो एडवोकेट को भी मानना है और पक्षकार को भी मानना है। उसका फिर एक ही सोल्यूशन है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगेंस्ट गया है तो आप ऊपर चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए। या तो नैतिकता की जो बात आपने कही, नैतिकता की बात का सल्यूशन ये है कि आप हमेशा, एडवोकेट एक्ट आपको बोलता है कि आपको फेयर रहना है, कोर्ट्स के प्रति फेयर रहना है, अपने क्लाइंट के प्रति फेयर रहना है, अपोजिट पार्टी के प्रति। तो आपको फेयर रहना है, लेकिन आपको अपनी बात
सही से रखनी है, जो कोई भी है, उसके बाद ये जज का काम है। दूसरा, जैसे इसका सबसे विभत्स एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक रेप, किसी के रेप विक्टिम आपके पास आता है तो भी, और लेट से किसी के ऊपर रेप का एलिगेशन है। एलिगेशन लगना सिर्फ एक मापदंड नहीं होता है। ऐसे अगर हम मापदंड कर लेंगे कि एलिगेशन लग गया, क्योंकि अगर हम मोरालिटी पे ही केस को जज करने लग गए तो सिर्फ जिस पे भी कभी एलिगेशन लगेगा तो आप कभी ले ही नहीं पाएंगे, आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। कितने ही केस हैं इंडिया में जिस पे झूठे एलिगेशन हुए हैं, सालों सालों के ट्रायल के बाद लोग छूटे हैं। तो सिर्फ नैतिकता के बेसिस पे एडवोकेट को ना काम करना चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट है, ये मेरा। जी सर, एक हाल ही में परिवर्तन हुआ है पूरी विधिक व्यवस्था में। आईपीसी को रिप्लेस किया गया है और नया सिस्टम लाया गया है, बीएनएस, बीएनएसएस वगैरह वगैरह। तो इसका इम्पैक्ट कैसा देखते हैं आप? कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आप जज कर पा रहे हैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में? कुछ चेंज है? कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब क्रिमिनल केस दो तरीके से एक इनिशिएट होता है, इसका छोटा सा लंबा एग्जाम आपको आंसर मिलेगा। तो एक तरीका होता है कि आप पुलिस स्टेशन चले जाइए और एफआईआर करा दीजिए, तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हैं कि आप, हमारा ये केस है, आप रजिस्टर कीजिए। ये कंप्लेंट केस बोलते हैं इसको। तो कंप्लेंट केस में पहले क्या था कि आप कोर्ट के सामने जाते थे, अपने साक्ष्य रखते थे और आप दूसरी पार्टी को बुला सकते थे एज ए अक्यूज्ड। तो एक बार कोई अक्यूज्ड बन गया ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट अब उस ऑर्डर को वापस नहीं ले सकता है। अब उसको, जो भी अक्यूज बन गया अगर गलत बना है तो उसको फिर उस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा, जो कि हम अब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि चैलेंज करना एक अलग समस्या है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट अब के नए कानून में बीएनएसएस के अंदर 323 में सेक्शन 223 में एक प्रोविज़न दिया है कि किसी भी कंप्लेंट केस में जब दूसरे पार्टी को आप बुलाना है तो पहले उसको सुनने का अधिकार है। तो वो पहले सुनेंगे, उसको बुलाएंगे, नोटिस देंगे कि ये तुम्हारे अगेंस्ट केस है, ये ऐसा कह रहे हैं। अगर उसको सुनने के बाद कुछ जैसा आपको लगता है कि बनता है तुम्हारे अगेंस्ट केस, देन ओनली फिर प्रोसीड करेंगे। ये एक बहुत अच्छा चेंज है मेरा मानना है। दूसरा जो एफआईआर का है, उसमें एक जीरो एफआईआर का नया टर्म लेके आए हैं कि अगर आप किसी भी, पहले जहाँ पे भी क्राइम होता था आप सिर्फ उसी थाने में एफआईआर कर सकते थे। अभी इन्होंने प्रोविज़न किया है कि लेट से क्राइम हुआ और आपको उसकी भागना पड़ा वहाँ से, बहुत सीरियस सिचुएशन आ गई, आप जहाँ पे भी गए, जहाँ पे भी आप हैं, आप वहाँ लिखवाइए और ये उस थाने को जहाँ का ये रिपोर्ट जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे ये भेज देंगे। और फिर इनकी ड्यूटी है, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप वहाँ अगेंस्ट जाए। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो अच्छे चेंजेस हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले सेकेंडरी एविडेंस माना गया था, अब उसको प्राइमरी एविडेंस मान लिया गया है, जो कि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही बहुत बड़ा एविडेंस है। अगला जो मेरा सवाल है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे जो लोग लॉ परस्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस से निकलने के बाद कई बार इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं और कई बार सुनने में आता है कि अनपेड इंटर्नशिप्स ही मिलती हैं लॉ के फील्ड में। तो ऐसे कई बार लोग डिस्करेज हो जाते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं फील्ड के प्रति कि काम इतना ज़्यादा है और कोई उसका मॉनिटरी वैल्यू है नहीं, और इनिशियली क्योंकि उनकी नीड ही मॉनिटरी रहती है। तो इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? क्या हमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिलकर और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को मिलकर, ताकि जो नए लोग भी आ रहे हैं उनको भी फील्ड को एक्सप्लोर करने का बराबर मौका मिले और उन्हें एवेन्यूज़ भी दिखें, ना सिर्फ उन्हें हार्डवर्क की शिक्षा दी जाए। हार्डवर्क तो एक मतलब मैंडेटरी फैक्टर है ही, लेकिन उनको कुछ एवेन्यूज़, अपने प्रॉस्पेक्ट्स भी दिखने चाहिए। इस पर कुछ आप? इसके दो आंसर हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो दो लोग को हिट कर रहा है, एक लॉ इंटर्न और एक जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है। तो शायद आपका क्वेश्चन फ्रेश लॉ ग्रेजुएट पे ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है। जो लॉ इंटर्न है वो 15 दिन, 1 महीने, 20 दिन इस तरह से हमारे ऑफिस या किसी भी वकील के ऑफिस में आते हैं, तो उनके वर्क के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है, उनको जो भी काम किया गया वो किया जाता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो मेजरली
इज़ कि लॉ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, क्योंकि जो लॉ ग्रेजुएट हो गया है, लॉ इंटर्न से आप कोर्ट्स में इंटर्न नहीं पेश हो सकते। आपके जो मेजर काम आपका जो हल होता है, तो वो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आपका करते हैं। वो आप उनको कोर्ट में भी पेश कराते हैं और उनसे ऑफ कोर्स मदद लेते हैं, और उनका भी ज्ञानवर्धन हो रहा है, आपके यहाँ सीख रहे हैं। तो इसका जो आंसर है, ये पहले तो इस प्रोफेशन को समझना होगा। ये प्रोफेशन ऐसा है कि ये मॉनेटरी एक्सचेंज सिर्फ नहीं है कि लॉ इंटर्न के या लॉ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को, सबसे बड़ा है ये नॉलेज का एक्सचेंज। वो नॉलेज अगर मिल गया है किसी को, तो वो बहुत अच्छे से अपना चलाएगा, और ये जो थोड़ा सा पेमेंट है उसको कुछ लगेगा भी नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत जायज़ है कि इतना पैसा ज़रूर मिलना चाहिए कि उसको तरीके से रेस्पेक्टफुली वो रह सके, जो कि कुछ हाई कोर्ट्स ने अब आदेश भी किया है कि एक मिनिमम बेसिक स्टाइपेंड। तो वर्ड जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के लिए भी स्टाइपेंड वर्ड यूज़ करते हैं हमारे हाई कोर्ट्स भी। तो मिनिमम बेसिक स्टाइपेंड मिलने चाहिए, जो कि एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट ने सर 18,000 तय करी है। तो इस तरीके वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है अभी वो ऑर्डर। तो इसके दो पहलू का, दोनों का आंसर ये है कि इंटर्न्स को शायद कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ हाई कोर्ट्स जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। जी सर, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक सवाल राइट टू प्राइवेसी को लेकर मैं आपसे करना चाहूँगा। राइट टू प्राइवेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, जैसा कि आपने रेखांकित किया अपने जवाब में। और राइट टू प्राइवेसी के नाम पर कई बार क्या होता है कि जो मीडिया है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको भी कई बार म्यूट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ राइट टू प्राइवेसी के नाम पर। कई बार मीडिया भी आउट ऑफ द लाइन जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, और ये भी, लेकिन रिपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए राइट टू प्राइवेसी के नाम पर हम कितना आप इसको मतलब जायज़ मानते हैं अगर मीडिया पर इस तरीके के अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है? प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी, दोनों तरीके से ऐसे प्रयास किए जाते हैं। ये आपका जो पहला क्वेश्चन था, ये इससे रिलेटेड है। जब आपने पूछा था कि सबसे ज़्यादा प्रकार के केसेस कैसे होते हैं, तो ये जो प्राइवेसी एक चीज़ है, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है हमारे संविधान में, आर्टिकल 19(1)(a), तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है मीडिया राइट्स, जिसमें मीडिया अपनी बात रख सकती है, जो बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट्स ने होल्ड किया है। तो एक, जैसे कि आपको शायद अंदाज़ा होगा, अर्नब गोस्वामी का केस, जो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था एक केस में, वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बेल दिया था, जो बहुत, उसमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र हुआ। बहुत हाईलाइटेड केस है जो रेगुलर यूज़ किया जाता है। तो जो आपका मीडिया को कर्ब करने वाला इशू है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसके अंदर एक करेक्ट रिस्ट्रिक्शन पे आता है। रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको लॉफुली, आप अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं उस स्टेटमेंट से, तो आप वो रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक मोरालिटी एंड ऑल, तो बहुत बेसिक रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ही स्मॉल एंगल। अदरवाइज हमारे कोर्ट्स ने इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ऊपर रखा है। कोई क्रिटिसिज्म, कोई भी सटायर, कोई कुछ भी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है, आप कर सकते हैं। अगर किसी को हर्ट होता है तो वो एक कारण नहीं है कि कोर्ट्स में जाके या आपको अरेस्ट करें। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिफेमेटरी होना चाहिए, झूठ होना चाहिए, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो, या फिर पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो। तो ये सारी सिचुएशन में ही आपको ये चीज़ रोकी जानी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हमने बहुत बार देखा है कि जो करंट गवर्नमेंट होती हैं, उनके अगेंस्ट जब भी कोई मीडिया चैनल कुछ करते हैं तो उन पे एक्शन होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो दूसरी संस्थाओं से भी हो सकते हैं। दूसरा एक माध्यम होता है, क्योंकि जो आजकल DTH में एक पर्टिकुलर चैनल को आप या लोकल ब्रॉडकास्टर्स आपको दिखाना बंद कर देते हैं, तो ये सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू किया जाता है। लेकिन हम अगर कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट्स ने बहुत ऊपर इस मापदंड को रखा है, और ज़्यादातर आपको इसमें फेवरेबल ही ऑर्डर मिलता है, एक्सेप्ट
कि आपने कुछ एक बिल्कुल ही गलत किया हो, बिल्कुल ही झूठ बोला हो और जिससे कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। जी सर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक हम काफ़ी लंबी हमारी बातचीत ये हो गई। आपकी जो इंस्पिरेशन है, लगातार जो आप काम करना चाहते हैं, काम करते रहना चाहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसकी जो प्रेरणा है कहाँ से मिलती है आपको? कोई किताबें आप पढ़ते हैं या किसी पर्सनालिटी को आप मतलब एडमायर करते हैं? कैसे आप ये मतलब इंस्पिरेशन अपना बनाए रहते हैं? इंस्पिरेशन सर, इसमें दो इंस्पिरेशन है। एक तो आपका वर्क इटसेल्फ इंस्पिरेशनल होता है। रीज़न है कि आपको किसी को कुछ हेल्प करने का मौका मिल जाता है प्रतिदिन। ये एक छोटी बात नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है जो आपको हर फील्ड आपको नहीं दे पाएगी। आपको छोटा सा रोल या बड़ा रोल, आप किसी की छोटी मदद करी आपने प्रतिदिन। और जैसे हमारे एक हाई कोर्ट जज अभी रिटायर हुए, उन्होंने बोला कि जब आप ब्रीफ किसी का फाइल आप जब उठाए हैं तो सिर्फ फाइल नहीं उठा रखी है, आपने उसका जीवन उठा रखा है। तो ये इससे बड़े प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस फील्ड में आपको प्रतिदिन प्रतिदिन प्रेरणादायक वकील जो आपसे बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो दिख जाते हैं, उनसे आप हमेशा प्रेरणा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा आपका खुद का काम, आपके क्लाइंट के लिए एक मेहनत करना, आपके क्लाइंट को अपने जो आपको आपके सामने दुख दर्द लेके आया है उसको सॉल्व करना, यही सबसे बड़ा। सर आज क्योंकि आजकल ओटीटी का ज़माना है, कई सारे कोर्ट रूम ड्रामास हम देखते हैं अपने आसपास। कोई आपको कोई पसंद हो कोर्ट रूम या आप कोई रेकमेंड करना चाहें जो लोगों को देखना चाहिए? कोर्ट रूम ड्रामाज में जो इंडियन सिस्टम है उसके हिसाब से बहुत ओरिजिनल जो है वो क्रिमिनल जस्टिस, जो एक क्रिमिनल जस्टिस जो आई थिंक हॉटस्टार पे है, वो बहुत ओरिजिनल है, जो काफ़ी अच्छा है। और को हम मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से उसमें प्रोसीजर का भी ध्यान दिया गया है। वरना बहुत बार कोर्ट रूम ड्रामा अगर अच्छे से नहीं बने हैं तो वेल रिसर्च नहीं है तो उसमें प्रोसीजर, क्योंकि कोर्ट का मतलब है आपको प्रोसीजर का हमेशा ध्यान रखना है। तो कोर्ट रूम ड्रामा में अगर वो रिसर्च नहीं है तो हम लोग को वो हमेशा अपीलिंग नहीं लगता है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ ही मिसिंग है। उसके बाद एक्टिंग कैसी भी हो हम भूल जाते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस में वो दोनों चीज़ का, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े एक्टर भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। जिसने भी डायरेक्ट किया है उसको बहुत अच्छे से उस चीज़ का ध्यान। सर अगर कोई मतलब कोई 5 किताबें अगर आपको बतानी हो लॉ स्टूडेंट्स को या इन जनरल जो लोगों को पढ़नी चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि उनकी विधि की जो समझ है वो बेहतर हो सके, अगर कोई 5 किताबें जिनका आप जिक्र करना चाहें, वो भारतीय भी हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी। पब्लिशर नहीं बोलते हैं, बट किस किस संदर्भ की किताबें मैं बल देता हूँ वो ज़्यादा बेटर है। तो संदर्भ में सबसे ज़रूरी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। बेसिक अपने फंडामेंटल राइट्स को हर किसी को, आपने पूछा कि विधिक क्षेत्र से रिलेटेड, मैं ऐसा कहता हूँ कि हर किसी को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। दूसरा, आजकल का जो ज़माना है, मुझे ऐसा लगता है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिमोनियल इश्यूज़, ये मेरा पर्सनल है, ये नया इस ज़माने में आया है कि आपको शादी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो सकते हैं या होते हैं या उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, आपको बेसिक क्रिमिनल लॉ पता होना चाहिए। बेसिक क्रिमिनल लॉ से मतलब मेरा ये है कि आप पुलिस के सामने जाएंगे, एफआईआर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या, उसके बाद आपका क्या, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाएंगे या आप हार नहीं मानेंगे। आपके पास उसका क्या सोल्यूशन है, आप उसके ऊपर जाइए। कैसे एसपी, कंसर्न एसपी या डीसीपी, डिपेंडिंग अपॉन कमिश्नरेट या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या उस वो भी नहीं हो पाया है तो आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के, जुडिशल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। तो ये बेसिक जानकारी। और आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है बेसिक प्रॉपर्टी राइट्स भी पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्रॉपर्टी राइट्स से मतलब है मेरा कि जैसे कि बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि फादर नहीं रहे और विल भी नहीं है, तो ये केस आपको डालना पड़ता है। जो आप फिर लीगल हेयर सारे या तो अग्री कर जाएं या फिर आप डालोगे कि पार्टीशन हो जाए सबका। तो उसके कारण ये है कि उसका सबसे बड़ी दिक्कत
ये है कि आपको फिर कोर्ट को एक फ़ीस देनी पड़ती है, बेसिक फ़ीस, जो कि यूपी में अराउंड 7-7.5% है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगी, लेट्स अज्यूम आजकल एक बेसिक भी फ्लैट, एक डिसेंट, कोई भी डिसेंट फ्लैट अगर ले रहे हैं तो 1-1.5 करोड़ का नोएडा में आपको पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसे 3 फ्लैट हैं किसी के पास, तो आपका 3-3.5 करोड़ में 7% आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उतनी आप पे खर्चा आ जाएगा जस्ट बिकॉज आपने एक विल नहीं छोड़ी थी पहले। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे छोटे छोटे और एग्जांपल हैं जो, और एक बेसिक कानून आजकल के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कानून थोड़ा सबको पता होना चाहिए। लॉ रिलेटेड टू स्टॉकिंग, लॉ रिलेटेड टू किसी को डिफेम करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें ऑनलाइन इतना ज़्यादा मीडियम हो गया है कि कोई कुछ भी बोल सकता है किसी को भी। बट इसका कानून के तौर पे माने तो सिर्फ इसका मतलब यही है कि आपने उसको वो चीज़ बोली है, तो वो अगर आप चाहे आपको, तो आपको वो कोर्ट ले जाके, अगर आपने कुछ डिफेमेटरी बोल दिया या गलत बोल दिया, तो वो चाहे तो आपको कोर्ट भी ले जा सकता है उस चीज़ में। तो एक बेसिक जानकारी, ये 5 चीज़ें जो आपने बोली थी, तो ये 5 चीज़ें। जी सर, आपने इस जवाब में मैट्रिमोनी का एस्पेक्ट हाईलाइट किया था, और आजकल हम देख भी रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग में भी कि जो न्यूली वेड कपल्स हैं, वो उनका जो मैरिज है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है किसी भी एस्पेक्ट से, और वो अंततोगत्वा एक क्राइम में परिणत हो रहा है। तो किस तरीके की सावधानियां आप सजेस्ट करेंगे कि जिससे कम से कम इतनी गंभीर स्थितियों को प्राप्त ना हो? एक तो बेसिक सावधानी, जो इसको थोड़ा सा कानून समझने का आवश्यकता होगी इसमें ये है कि जो ज़्यादातर इंडिया, क्योंकि 80% हिंदू है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादियां होती हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो कहता है वो शादी को सैक्रोसैंक्ट मानता है, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको अलग होना है तो आपको कुछ ही कारण दिए गए हैं, 5 या 7 कारण हैं जो एक्ट के अंदर, उसी के अंदर आप कर सकते हो। उसके अलावा, क्योंकि पहले या अभी भी कुछ केसेस में, बट पहले बहुत ज़्यादा ऐसे महिलाओं पे अत्याचार हुए जो कि बहुत ही विभत्स थे और जो रेगुलर थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सब कुछ हुआ। उसकी वजह से कानून ऐसे लाने पड़े जो जेंडर स्पेसिफिक हुए कि विमेन, क्योंकि ऐसा कभी केस हार्डली कुछ होता था कि मेल प्रताड़ित हो, तो जेंडर स्पेसिफिक कानून आए, फीमेल स्पेसिफिक कानून आए, और वो कानून ऐसे रहे कि आपको एलिगेशन पे आपको फिर सज़ा का होता था। उसमें धीरे धीरे पहले उसका मिसयूज़ के केसेस बहुत देखने में आते थे। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ने बहुत सारा उसमें कर्व भी लगाया। कर्व ये लगाया कि अब सीधे अरेस्ट पॉसिबल नहीं है। आपको पहले दिल्ली में अगर कुछ मैट्रिमोनियल रिलेटेड केस आता है तो आपको पहले एक मध्यस्थता केंद्र में भेजते हैं, वहाँ कोशिश कराते हैं, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर एक अरेस्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, फिर आप एंटिसिपेटरी लगा सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है। तो जो आपका मूल क्वेश्चन है कि क्यों समस्याएं आ रही हैं कि पहले जो कानून बना था जिस युग के लिए, और जो अभी का युग है, शायद उसमें परिवर्तन आ चुका है। और ये पहलू, और एक पहलू की, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको इंडिया में पहले से एग्रीमेंट करना अलाउड नहीं है। आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं कि मेरी शादी इतने पैसे पे हुई है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, वो इनवैलिड है, एग्रीमेंट है इन टर्म्स ऑफ लॉ। तो आप उसका नतीजा ये हो रहा है कि अगर आप मान लेते हैं कि किसी केस में आपने दहेज नहीं लिया, अगर कुछ लेते भी हैं, फिर भी आप पे अगर एलिगेशन हो गई तो आपको फिर उसको डिफेंड ही करना पड़ेगा, और आप फिर कोर्ट जाइए, डिफेंड कीजिए, या तो बहुत समय लगाइए। दूसरा फिर होता है कि लोग जो कि कुछ हद तक कोर्ट्स भी इंक्लाइंड होते हैं कि आप सेटल कर लीजिए इसको और कुछ पैसे दे दीजिए, बट उसका कारण क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो मेरी जो इतने सालों में देख के जो समझ में आया है, उसकी वजह से जो हमारा बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैरिज है ना, वो थोड़ा सा हिट हो गया है काफ़ी केसेस में, कि
अगर आपको इतना आसान एस्केप रूट मिल रहा है तो आपकी वो फाउंडेशन थोड़ा सा हिट हो जाती है। तो अगर इसका एक सल्यूशन हमारे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने दिया था कि प्रीनप इंडिया में अलाउ करा देना चाहिए, वो एक अच्छा सल्यूशन होगा, ये मेरी समझ है। प्रीनप जैसा सिचुएशन है अब शायद उसको वो कानून मानना कि सैक्रोसैंक्टी है शादी, वो शायद अब सही नहीं है। और दूसरा कि बहुत सारे कर्ब अब लगा दिए हैं, और कोर्ट्स को शायद फैमिली कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली कोर्ट को और ज़्यादा चीज़ें ये देखनी चाहिए कि बात सही आई है, या कुछ हद तक जो हमारे क्लाइंट हैं उनको, हस्बैंड्स को सबसे बड़ा ग्रीवेंस ये रहता है कि हम, कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, हमारी बात कोई देख समझ ही नहीं रहा है, सिर्फ उनकी बात सुन। तो शायद अगर वो चीज़ें और आएँ तो एक, और अब कुछ केसेस हुए हैं लेकिन बहुत कम है कि आप विमेन पे एक्शन हो गया है फॉल्स एलिगेशन के बाद, कि अगर विमेन ने एलिगेशन लगा दिया तो उसके बाद अगर वो एलिगेशन गलत प्रूव हुई तो फिर हस्बैंड ने दोबारा केस किया डिफेमेशन का और एक्शन भी हो गया है, लेकिन वो उस प्रोसेस में बहुत समय चला जाता है जो एक हिंड्रेंस है। तो ये सर, आपने अपने जवाब में जेंडर स्पेसिफिक कैसे हुए लॉज उसके बारे में ज़िक्र किया था। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी मांगें उठती हैं कि जेंडर न्यूट्रल लॉज अब इंडिया को मतलब अडॉप्ट करने चाहिए। आपका क्या मतलब टेक अवे है इसके, मेरा जो समझ है कि जो जेंडर न्यूट्रल लॉज शायद अभी भी इंडिया नहीं होगा, बट फिर भी जेंडर न्यूट्रल लॉ की स्टेज पे इंडिया अभी नहीं पहुंचा है, ऐसा हमारी सामाजिक परिवेश नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी एक छोटा सा एग्जांपल अपने केस के तौर पे हम दे सकते हैं कि जैसे किसी को विमेन अगर स्टॉक कर रही है और तो और मेल स्टॉक कर रहा है, तो आजकल के ज़माने में शायद दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन अगर मेल स्टॉकिंग कर रहा है तो वो चीज़ की सज़ा उसको बहुत बुरी, बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ेगी। विमेन स्टॉकिंग कर रही है तो शायद उसको बहुत ही बेसिक सी इश्यूज़ होंगे, जो सिविल रेमेडीज़ ज़्यादा हैं, क्रिमिनल रेमेडीज़ उसको, जो भी पर्सन स्टॉक हो रहा है उसके पास बहुत कम ही है। तो ये एक इशू है। लेकिन जेंडर न्यूट्रल लॉ इसलिए नहीं, अभी भी शायद देश तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी विमेन हैं जिनके साथ सच में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और वो शायद कोर्ट भी नहीं आ पा रही। तो एक एक कोर्ट उनका एक बेसिक सहारा अभी बचा हुआ है। मैं, हम स्पेशली बात कर रहे हैं जो रूरल बैकग्राउंड या जो नॉट वेल टू डू फैमिली, वैसे और मे बी इन गुड फैमिलीज ऑल्सो, विमेन ड्यू टू मोरल प्रेशर और सोशल प्रेशर शायद कोर्ट भी अभी नहीं आ पा रही, क्योंकि एक, ये मानना या ना माने, एक बहुत, ये मानना ही पड़ेगा कि अगर विमेन की शादी टूटने के बाद जो उस पे सोशल प्रेशर होता है और जो मेल की शादी टूटने के बाद मेल पे सोशल प्रेशर होता है, वो दोनों में बहुत अंतर है, और विमेन पे इस चीज़ का ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद जेंडर न्यूट्रल नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ों को जो मेल के अगेंस्ट हो रही हैं उसको भी ध्यान में देते हुए कानून को। तो सर, आपने ना सिर्फ अपना मतलब ज्ञान हमसे साझा किया, बल्कि कई ऐसे उपाय और कई ऐसे तरीके भी आपने बताए जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, जिससे उनकी विधिक जो समझ है वो बेहतर होगी। और आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद कुछ ना कुछ लोगों को सीखने को ज़रूर मिला होगा। और लॉ एक ऐसा क्षेत्र है जो एवर इवॉल्विंग है। वैसे तो नॉलेज ही पूरा एवर इवॉल्विंग ही है, लेकिन लॉ में अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं, और उन अमेंडमेंट्स का कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और जब जब भी ऐसे अमेंडमेंट्स होंगे, और जब भी कुछ नया हमें विधि के क्षेत्र में ऐसा लगेगा कि उसको समझने की ज़रूरत है, तो हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे। और आपने हमें समय दिया, हमारे प्रोग्राम में हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, आपने बहुत अच्छे से इसको कंडक्ट कराया, और मेरा ऐसा मानना है कि आपके दर्शकों को कुछ इस विषय में, विधिक विषय में रुचि भी बढ़ी होगी और थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ा होगा। और मेरा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप विधि के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें, कोर्ट्स के प्रति अपना विश्वास बनाए रखें,
और जब भी किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो ज़रूर आप कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाइए। धन्यवाद। तो ये थे एक युवा अधिवक्ता श्री अभिषेक जी, और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगला एपिसोड देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।